तो दोस्तों नमस्कार, ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और ये है विजन आईएएस का नवंबर मंथ का मंथली मैगजीन दोस्तों। जो मंथली मैगजीन है हम जो कवर करते हैं दोस्तों, वो मैगजीन है ये। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये मंथली मैगजीन हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, जो प्रीलिम्स से लेके मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नवंबर मंथ का मैगजीन है, आप देख रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये नवंबर 2021 का मंथली मैगजीन है दोस्तों। तो ओनली सिविल्स गुरु में हम समराइज कर रहे हैं आपके प्रीलिम्स प्लस माइंड को, मेंस के माइंड को सेट करते हुए। तो आप प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अच्छे से, जब आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। ये इकोनॉमी का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कई एक वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ओनली सिविल्स ग्रुप पे आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। उससे पहले एक बहुत अच्छा प्यारा सा निवेदन है मेरे भाइयों से, दोस्तों से, कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट और यार दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना। शेयर कर दोगे तो थोड़ा हमें भी सुकून मिलेगा। तो सुकून के लिए तो कर ही सकते हो। अपने ही भाई बहन, अपने ही दोस्त, अपने ही लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा यारो। तो ठीक है, अभी हो गया, इतना था। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इकोनॉमी का ये सेशन है, हम बहुत अच्छा सेशन है जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से। तो दोस्तों इकोनॉमी है 3.1। स्टेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं ये लोग। क्या है स्टेट फाइनेंस, समझते हैं। देखो, अभी आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है स्टेट फाइनेंस नाम से। तो रिपोर्ट का टाइटल था स्टेट फाइनेंस, ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2021-22। ये थर्ड ईयर डायमेंशंस का एक कोपिंग पैंडेमिक से रिलेटेड एक रिपोर्ट आया था जो आरबीआई ने रिलीज़ किया दोस्तों, ठीक है। तो है क्यों, ये एनुअल पब्लिकेशन है, आप समझ सकते हो। और ये एसेस करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस को दोस्तों। इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करना इसका काम है। और बहुत सारी हाईलाइट आप देख सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो स्टेट का जो बजट है, दे हैव कंसोलिडेट ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट, जिसे बोलते हैं जीएफडी। जीडीपी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो, वो कितना है 4.7% हो गया 3.7% से दोस्तों, ठीक है। तो ये था स्टेट रिवीजन के बारे में। अब कंबाइंड जो डेब्ट है वो जीडीपी रेशियो का, वो कितना है, डेट विच स्टूड टू एट 31% एंड मार्च 2021, यानी कि जो मार्च के 2021 तक वो 31% हो गया था दोस्तों। कितना, 31% हो गया था, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 15th फाइनेंशियल कमीशन का एक एक्सपेक्टेशन आया था, एक रिपोर्ट आया था कि भाई, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या थी, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो पीक पर था 2022-23 के लिए। उन्होंने बताया कि 33.3% हो सकता है, यानी कि 33.3% हो सकता है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो दोस्तों। एंड नाउ ग्रेजुअली इट इज़ डिक्लाइन, कब, 2025-26 तक डिक्लाइन हो सकता है। कितना, 33 से लेके 32.5% तो हो सकता है। ऐसा 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसने एक्सपेक्ट किया दोस्तों, ठीक है। और दूसरा, द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीव्ड इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन रिसेंट ईयर। जो इंटरेस्ट है यानी कि रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है रेवेन्यू रिसीव्ड का, वो भी क्या हो रहा है, रिसेंट ईयर्स में इंक्रीज हुआ है दोस्तों, बढ़ा है दोस्तों। मार्केट बोरोइंग, ये भी क्या है, ये मार्केट बोरोइंग भी बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट का है, यानी कि जो बाहरी डेब्ट है, बाहर से ले रहे हैं, ये भी क्या है 63% पे एक्सेप्ट किया है मार्च 2022 तक। दूसरा एनएसएसएफ है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है, उसके जो शेयर्स हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक अकाउंट्स इन टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स हैव डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस तरीके से होने वाली हैं दोस्तों कि एनएसएसएफ का लोन बैंक वगैरह है वो डिक्लाइन होगा लास्ट ईयर में, आप देख सकते हो। और जो फ्रंट लाइन जो रोल है इन कॉम्बेटिंग द पैंडेमिक जो गवर्नमेंट का है, बाई इम्प्लीमेंटिंग कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हेल्थ केयर है, क्वारंटाइनिंग है एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, इसमें क्या है, इनका जो फाइनेंस है दे हैव कम अंडर सीवियर स्ट्रेन, ये भी क्या है सीवियर स्ट्रेन के अंडर में आ चुका है दोस्तों। लोकल अथॉरिटीज़ की बात करें, दे वुड हैव लॉस अराउंड 15 से 25% का लॉस हुआ है उनको अपने रेवेन्यू में दोस्तों, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक और ऑल दीज थिंग्स। तो ये था स्टेट फाइनेंस की बात। अब कह रहे हैं कि वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट, कि स्टेट फाइनेंस इम्पोर्टेंट क्यों नज़र आ रहा है, इसको क्यों समझा जा रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। देखो, नंबर 1, कैपिटल स्पेंडिंग होती है यहाँ पर,
कैपिटल स्पेंड होता है, यानी कि एक तरीके से कैपिटल को खर्च किया जाता है। लगभग 2/3 ऑफ इंडिया का जो पब्लिक कैपेक्स है, जो पब्लिक का कैप है, वो स्टेट से आता है। करीब 66% कैप कहाँ से आता है? वो आता है स्टेट से। क्योंकि और हाईएस्ट डिसेंट्रलाइजेशन जो है कैपिटल का, लगभग RBI 2020 की रिपोर्ट है, जो हाईएस्ट डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है कैपिटल का, वो क्या है आप देख सकते हो सेंटर और स्टेट के बीच में कंपैरिजन करके दोस्तों, कि जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कहाँ से आता है? ज़्यादातर स्टेट से आता है। कैपिटल जो स्पेंडिंग है ज़्यादातर स्टेट से आती है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है? ये क्या है? स्टेट एम्प्लॉयज़ जो हैं 5 टाइम्स मोर पीपल देन द सेंटर। तो जो स्टेट में एम्प्लॉय हैं वो क्या हैं? 5 टाइम्स मल्टीपल हैं सेंटर से दोस्तों। जो हाई मार्केट बोरोइंग है बाई स्टेट, इट हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑन द इंटरेस्ट रेट्स चार्ज ऑन द इकोनॉमी, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस टू इन्वेस्ट इन न्यू फैक्ट्रीज एंड द एबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू एम्प्लॉय न्यू लेबर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्टेट के अंडर में आती हैं। आप देख सकते हो ये ग्राफ, इन्फोग्राफिक से आप पता कर सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो येलो लाइन पे दिखता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ग्रीन लाइन पे है, जो ब्लू टाइप से, ब्लू जो है। तो ये हमेशा देख रहे हो ज़्यादातर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। और इसके बाद क्या है? द एबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू एम्प्लॉय न्यू लेबर। आप देख सकते हो जो एबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर की वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? आप देखो, यानी कि नेशनल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। कैसे? स्टेट्स हैव ए ग्रेटर रोल टू प्ले इन डिटरमाइनिंग इंडिया GDP विच मेक्स इट क्रूशियल टू अंडरस्टैंड देयर स्पेंडिंग पैटर्न। लाइक अगर बात करें एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक साल के लिए, इट विल ब्रिंग डाउन इंडिया GDP। तो वो क्या करते हैं? इंडिया की GDP को नीचे ले आते हैं। तो नेशनल इकोनॉमी पे इस तरीके से क्या होता है? इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या होता है? कमज़ोर हो जाती है एक तरीके से। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? वॉइसियस साइकिल जो है वो डेब्ट टू GDP रेशियो की, देखो स्टार्ट है वॉइसियस साइकिल जहाँ पर स्टेट हैं एंड वो क्या करते हैं? दे आर पेइंग मोर एंड मोर टुवार्ड इंटरेस्ट पेमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बन जाती है एक तरीके से, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, जो उधार लिए हैं, इस तरीके का साइकिल बन जाता है उस डेब्ट का। तो जो राइजिंग माउंटेन ऑफ डेब्ट मतलब एक तरीके से कर्जे का पहाड़ सा बन जाता है, जब आप उसके इंटरेस्ट को चुकाते हो तो एक उस तरीके का साइकिल बन जाता है, जिससे क्या होता है? वो एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरीके से वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। लाइक अगर हम बात करें स्पेंड करना रेवेन्यू को कुछ न्यू एसेट्स में, बेटर एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर वगैरह में, तो ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बन जाती है। की ट्रेंड क्या है स्टेट फाइनेंस में? देख सकते हो, देखो अगर स्टेट फाइनेंस का ट्रेंड है, की ट्रेंड क्या हो सकते हैं? नंबर 1, इंक्रीज इन फिजिकल डिफिसिट। स्टेट का जो फिजिकल डिफिसिट है वो इंक्रीज होगा 2.9% ऑफ GDP से 4.1% ऑफ GDP का 2020-21 का, यानी कि 19 और 20 में जो 2.9% था उससे बढ़कर कितना 4.1% हो जाएगा। ये कहना है कि जो स्टेट का फिजिकल डिफिसिट है वो इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, राइजिंग होगा पब्लिक डेप्ट, जो पब्लिक का कर्जा है वो बढ़ जाएगा। जो GDP का 25% है 2021-22 में 25% हो जाएगा, जो कि 11-12 में 70.2% था। खुद का निजी टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का है, वो बढ़ जाएगा। लो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन होगा, देख सकते हो कि प्रॉपर्टी का जो टैक्स कलेक्शन है कम हो जाएगा। टर्न अराउंड ऑफ डिस्काउंट्स टू रिमेन ए प्रायोरिटी फॉर कंटेनिंग रिस्क टू स्टेट फाइनेंस, यानी कि ये एक तरीके से जो प्रायोरिटी बेस पर काम कर रहे हैं, जो रिस्क बेस पर काम कर रहे हैं स्टेट फाइनेंस के लिए, वो क्या है? वो एक तरीके से टर्न अराउंड हो जाएंगे, एक तरीके से मुड़ जाएंगे, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे दोस्तों। लाइक जो स्टेट की कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, लाइक डिस्कॉम कंपनियां जो हैं, उनके पास क्या है? दे हैव रिमेन सोर्स ऑफ स्ट्रेन ऑन स्टेट फाइनेंस एज दे कंटिन्यू टू मेक लॉसेज एंड देयर लाइबिलिटीज। तो इस तरीके से क्या है? वो कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी टैक्स जो है एज % ऑफ GDP इन 2016 में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा है दोस्तों UK में, यूनाइटेड किंगडम में है 3.11% है। उसके बाद फ्रांस में 2.64% है। तो प्रॉपर्टी टैक्स एज % ऑफ GDP इन 2016 का ये ग्राफ दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और भी चीज़ें हैं। इशू देखो स्टेट फाइनेंस के साथ क्या क्या इशू हैं। नंबर 1, डिक्लाइन होता है टैक्स डिवैल्यूशन में।
तो जो टोटल है सेंट्रल का ट्रांसफ़र टू स्टेट, इट कैन बी क्लासीफाई लाइक स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक है। दूसरा है ग्रांट जो रिकमेंड किया था फाइनेंशियल कमीशन द्वारा। तीसरा है अदर ग्रांट जो सेंटर देता है, ये क्या करते हैं, दे आर टोटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में लगा देते हैं, उनको लगाते हैं, तो वो क्या होता है, टैक्स डिवोल्यूशन डिक्लाइन हो जाता है। 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि भी 41% शेयर है वो स्टेट के लिए दिया जाएगा उस डिविजल पूल में जो सेंट्रल क्या करता है टैक्सेस में से, जो सेंट्रल के टैक्सेस होंगे, और कौन से ड्यूरेशन में 2021-26 के दौरान। क्योंकि डिक्लाइनिंग साइज ऑफ द डिविजिबल पूल एज ए शेयर ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर, द शेयर ऑफ द डिवोल्यूशन इज एस्टिमेट टू डिक्लाइन इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ सेंटर ट्रांसफर। तो इस तरीके से क्या होगा, जो डिवोल्यूशन होगा एस्टिमेट में वो डिक्लाइन हो जाएगा, ओवरऑल स्कीम में क्या होगा, सेंट्रल का ट्रांसफर हो जाएगा उन ओवरऑल स्कीम्स में इनका डिवोल्यूशन हो जाएगा, इसका जो टैक्स कलेक्शन होगा दोस्तों। दूसरा आप देख सकते हो ग्रोइंग सेसिस एंड सरचार्ज होंगे रिड्यूज, इनकी जो सेसिस हैं वो बढ़ जाएंगे और जो सरचार्ज क्या हो जाएंगे वो रिड्यूज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, टैक्स डिवोल्यूशन स्टेट्स की वजह से। क्योंकि जो सेस और सरचार्ज हैं वो क्या करते हैं, रिवेन्यू रिमेन अराउंड 10 to 15% जीटीआर होता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का, वो 10 से 15% होता है ड्यूरिंग 2021-20 के दौरान। उसका जो शेयर है एस्टिमेशन वो क्या है, इंक्रीज टू 24% इन 2020-21, वो क्या है 24% बढ़ जाएगा 2020-21 में। कॉन्सिक्वेंटली देखा जाए डिवोल्यूशन टू स्टेट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम नियरली 35% ऑफ जीटीआर, कितना हो जाएगा, डिक्रीज होकर वो 35% हो जाएगा जीटीआर दोस्तों। ठीक है, जो 2015-20 में कितना था, 30% था जीटीआर का, जीटीआर होता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। दूसरी बात करते हैं रिडक्शन हो जाएगा उन शेयर्स में जो अनटाइड फंड से हैं या सेंट्रल ट्रांसफ़र करता है स्टेट्स का, उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। अगर देखा जाए 15वें जो फाइनेंस कमीशन का एस्टिमेशन है अनटाइड फंड्स का, अनटाइड फंड्स होते हैं टैक्स डिवोल्यूशन प्लस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, उनको अनटाइड फंड्स बोला जाता है। इन सेंट्रल ट्रांसफ़र आर एस्टिमेटेड टू बी कितने हो जाएंगे, 29.5% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग 2021-26 के दौरान। दिस इज़ नोटेबली लेस देन द सेम ड्यूरिंग 32, कितना हो गया, जो 2015-20 में 32.4% था, वो एस्टिमेशन कितना हो जाएगा 2021 से 25 में 29.5%। तो रिडक्शन यानी कि कमी आ रही है उस शेयर ऑफ अनटाइड फंड्स की जो सेंटर ट्रांसफ़र कर रहा है स्टेट्स के लिए। ओवर ऑप्टिमिस्टिक रेवेन्यू एस्टिमेट हो जाएगा, देख सकते हो आप। लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। एसबीआई की एक रिसर्च है उसके अनुसार यानी कि 13 स्टेट में से 9 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काम कर रहे हैं, यानी गुड स्पेंडिंग है उनकी, तो ये लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कुछ और इशूज़ हैं आप देख सकते हो, क्योंकि जो पॉपुलिस्ट प्रोग्राम है जो फॉर्म लॉन वेवर हैं वो लॉन्च किया है उनके द्वारा बाई नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि जो लॉन वेवर्स को दिया जाता है उसमें क्या है एक तरीके से फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फिजिकल का इशू है, स्टेट का फाइनेंस का इशू है। पावर डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाइक उदय एंड अदर स्कीम्स आल्सो स्ट्रेन करती हैं स्टेट फाइनेंस को, प्रॉब्लम में लाती हैं। कोविड-19 का जो शॉक है, और जैसे कोविड-19 की वजह से लिकर बैन हो जाती है, उसमें उसकी मोबिलिटी में थोड़ा सा जो मोबिलिटी है वो तेज़ी से गिर जाती है, तो इस तरीके से है। रियल एस्टेट का धंधा कम हो जाता है, फ्यूल वगैरह का कंजप्शन कम हो जाता है, तो ये भी एक इशू बन जाता है जो फिजिकल स्ट्रेस में कंसीडरेबल है। स्टेट्स कंटेंट करते हैं कि श्रिंकिंग रेवेन्यू एटर्नी एंड ए लो टैक्स बुएंसी, तो उसमें क्या होता है, टैक्स आर राइजिंग एट ए लोअर पोर्शन देन एन इक्विवेलेंट ग्रोथ इन जीडीपी। तो इस तरीके से क्या है, रेवेन्यू एटर्नी श्रिंकिंग होना शुरू हो जाती है और लो टैक्स बुएंसी आ जाती है जीडीपी में या स्टेट फाइनेंस में दोस्तों। अब कुछ जो हैं स्टेप लिए गए सेंटर के द्वारा, क्या है वो रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग स्पेस फॉर्म इतना। दूसरा ये देख सकते हो आप, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना पूरा, क्या है आगे का रास्ता, क्या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है आपको भैया। ओवरऑल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को ओवरऑल करना चाहिए, जैसे FRBM एक्ट का ओवरऑल करना चाहिए। तो 15वां फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है, उसने रिकॉग्नाइज किया कि जो FRBM एक्ट है उसको नीड है दोबारा रीस्ट्रक्चर होने की, मेजर रीस्ट्रक्चरिंग की, स्पेशली
पैंडमिक से पहले एंड रिकमेंड दैट ए न्यू फ्रेमवर्क इज नीडेड टू अचीव डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। दूसरा है रिपोर्ट और रिपोर्टिंग ऑफ लाइबिलिटीज। रिपोर्टिंग ऑफ लाइबिलिटीज क्या है? स्टेट शुड अमेंड देयर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन टू इंश्योर कंसिस्टेंसी विद द सेंटर्स लेजिस्लेशन। ठीक है, ये रिपोर्टिंग ऑफ लाइबिलिटीज है। दूसरा फिजिकल पॉलिसी एक्ट एज ए स्टेबलाइजिंग टूल। जो फिजिकल पॉलिसी है वो होना चाहिए क्या? स्टेबलाइज टूल होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ये क्या है? पावर सेक्टर रिफॉर्म्स थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? रेवेन्यू को अपग्रेड कर सकते हैं। दे विल नॉट ओनली फैसिलिटेट एडिशनल बोरोइंग बट दे आर ऑल्सो रिड्यूस देयर कंटिजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल होनी चाहिए। जैसे 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसने बोला कि इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड विद पावर टू असेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर एज वेल एज स्टेट। जैसे सेंटर के लिए होता है वैसे स्टेट के लिए होना चाहिए। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर शुड बी प्रायोरिटाइज। जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेंड कर रहे हो और वहाँ से कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। लाइक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो या बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट्स हैं या हाई मल्टीपल कैपिटल प्रोजेक्शन लाइक दैट। और स्ट्रेंथन थर्ड टियर गवर्नमेंट को मजबूती देनी चाहिए। आरबीआई की एक रिपोर्ट थी दोस्तों, उसने बताया कि दे हैव रिकमेंडेशंस लाइक इंक्रीजिंग द फंक्शनल ऑटोनॉमी। उन्होंने बोला कि जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है उसको इंक्रीज कर दो जो सिविक बॉडीज़ में उसके लिए, और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर दो। एंड दे कैन इम्प्रूव द एम्पावरिंग देम फाइनेंशियली बाय हायर रिसोर्स अवेलेबिलिटी इंक्लूडिंग थ्रू ओन रिसोर्स जनरेशन एंड ट्रांसफर। तो वो क्या होगा? वो खुद से ही इम्पावर हो जाएंगे, वो खुद से वो इम्प्रूविंग कर लेंगे, वो फाइनेंशियली रेवेन्यू या टेक्निकली या जिस भी तरीके से होगा। तो थर्ड ईयर गवर्नमेंट को आप स्ट्रेंथ मजबूत कर दोगे तो क्या होगा? आपकी जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा और फाइनेंशियली आप क्या हो जाओगे? मजबूत हो जाओगे दोस्तों। फाइनेंशियली आपका स्ट्रक्चर जो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर का वो एम्पावर हो जाएगा और जो रिसोर्स हैं उसके लिए वो बढ़ जाएंगे, चाहे वो उनके खुद के रिसोर्स जनरेशन हो चाहे वो अदर रिसोर्सेज हो। तो आपको थर्ड ईयर गवर्नमेंट को क्या है? स्ट्रेंथ करना है। ये इसका था आपका वे हेड। आपको अगर किसी भी स्टेट फाइनेंस को क्या करना है? मजबूत करना है दोस्तों। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेट फाइनेंस। मैंने जितना भी आपको रोल बताया है तो आप पॉइंट वाइज आप जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो सारा एरिया है इसमें दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज हुआ है। अभी क्या है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही है दोस्तों। समझो इसको, थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं इसकी। पहले MPI समझो है क्या? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो बेनिफिट एंड लिमिटेशंस दे रखी हैं। जैसे बेटर कंपैरिजन कर सकते हो आप। शोज कंपोजिशन ऑफ मल्टी डायमेंशन, जो पॉवर्टी की जो बहुत सारे डायमेंशंस हैं उसको दिखाता है, कंपैरिजन करता है बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स के बीच में, बहुत सारे एथनिक ग्रुप के साथ, या जो अदर पॉपुलेशन है उनके सब ग्रुप हैं, या जो इम्प्लीकेशंस हो रही हैं पॉलिसीज़ में वो सही तरीके से होनी है। तो एक बेटर कंपैरिजन करता है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट टू इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजर देख सकते हो आप। इसकी लिमिटेशंस देख सकते हो। लेस सेंसिटिव, अनेबल टू कैप्चर इनइक्वलिटी, तो ये कैप्चर नहीं कर पाता। मल्टी डायमेंशन जो इंडेक्स है अनेबल टू कैप्चर, या इसको इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वलिटीज को भी कैप्चर नहीं कर पाता। और इसकी जो लिमिट है क्रॉस कंट्री कंपैरिजन की है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ऑन ऑल इंडिकेटर्स। तो ये था इसके बारे में ऑल ओवर। अब देखो नेशनल न्यूज़ में क्या, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसका जो है बेसलाइन रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिलीज हुआ है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। किसने रिलीज किया? नीति आयोग के द्वारा। कोलैबोरेशन UNDP का है। किस किस का कोलैबोरेशन है नीति आयोग के साथ? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड OPHI स्टैंड फॉर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा दोस्तों। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान रखना। तो अब देखते हैं दोस्तों ये कौन तीन संस्था है? नीति आयोग, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये तीनों के द्वारा मिलकर रिलीज किया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दोस्तों। ठीक है, पहली बार ये 2010 में डेवलप किया गया था UNDP एंड OPHI के द्वारा। ये पॉवर्टी का एस्टिमेशन करता है, यानी कि गरीबी को नापता है। UNDP के जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत उसको यूज करके दोस्तों। ठीक है, ये क्या है?
इसकी जो डायमेंशंस हैं माइक्रो डायमेंशंस हैं इसके, वो क्या क्या है, जैसे जो पॉवर्टी के डायमेंशंस किस किस के बेस पे होते हैं मैं बताता हूँ। एक तो हेल्थ पे होता है, दूसरा एजुकेशन, तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड। 3 डायमेंशंस पे काम करता है। और ये पूछ भी सकता है प्रीलिम्स में डायरेक्टली, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो किस किस डायमेंशंस को कंसिडर करता है। तो नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 लिविंग स्टैंडर्ड। तो उसके हिसाब से ये 10 इंडिकेटर्स को कवर करते हुए चलता है दोस्तों, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 109 नेशन में 62 रैंक है इंडिया का, 62 रैंक है इंडिया का दोस्तों, जिसमें 27.9% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनली देखा जाए तो पुअर है। कितनी, 27.9% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशंस पे वो गरीबी रेखा में आती है दोस्तों, ठीक है। अब इंडिया का जो एफर्ट है जो पॉवर्टी को मेजर करने का वो क्या है, पॉवर्टी को डिफाइनिंग पॉवर्टी हैज़ रिमेन्ड ए कॉम्प्लेक्स टास्क, आप देख सकते हो। पेंडिंग लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स ऑन वेदर इट इज़ ऑब्सोल्यूट लाइक ओनली मटेरियल डिफरेंस, ये सब सारी चीज़ें, इंडिविजुअल सोशल एक्सक्लूजन रिलेटिव वगैरह। तो ऐसे डेफिनेशन आप देख सकते हो इसकी। प्री इंडिपेंडेंस जो पॉवर्टी एस्टिमेशन हुआ है एक बार दादा भाई नौरोजी ने किया 1901 में, आप देख सकते हो। बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार ये बुक पूछी जाती है। दूसरी था नेशनल प्लानिंग कमीशन था जो 1938 में था, वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को एस्टिमेट करता था। उसके बाद बॉम्बे प्लान आया, बॉम्बे प्लान जो था वो भी 1944 में, वो भी क्या करता था, दे हैव गिव द रिस्पेक्टिव प्रोवाइडिंग द डेटा ऑफ अथॉरिटी ऑफ पॉवर्टी। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप बना 1962 में, वो एक सेपरेट पॉवर्टी लाइन बताता है रूरल और अर्बन दोनों की। उसके बाद दांडेकर एंड रट कमेटी बनी 1971 में, वो कैलोरी इनटेक करके बताते थे कि कितनी कैलोरी की नीड है, उस हिसाब से पॉवर्टी को मेजर करते थे। अलग कमेटी है 1979 में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पॉवर्टी एस्टिमेशन को क्या करने की, मेजर करने की, रूरल और अर्बन दोनों में दोस्तों। ये उसमें आ सकता है मैचिंग में, तो कमेटीज भी याद रखना एक बार आप। उसके बाद लकड़वाला कमेटी आई 1993 में दोस्तों, उसने कंटिन्यू पॉवर्टी लाइन को बताया। उसने भी कैलोरी कंजप्शंस के बारे को बताया कि भैया कौन कौन सी कैलोरी कंजप्शन कितनी लेनी चाहिए कितनी नहीं है। अगर आप इतनी नहीं ले पा रहे हैं तो फिर क्या है, आप उस गरीबी रेखा में आ रहे हैं दोस्तों। तो एक स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन को उन्होंने क्लियर आउट किया, ठीक है। तो इस तरीके से किस पर बेस्ड थी ये लकड़ावाला कमेटी, ये CPI इंडस्ट्रियल वर्किंग पे थी और दूसरा CPI एग्रीकल्चर लैंड पे थी, यानी जो एग्रीकल्चर बेस होता है उस पर रूरल एरियाज में थी, और अर्बन में IW पे थी। उसके बाद 2009 में आई तेंदुलकर कमेटी, उसने क्या किया, यूनिफॉर्म पॉवर्टी के एक बेस लाइन को बनाया। उसने रूरल और अर्बन इंडिया दोनों का क्या किया, इंट्रोड्यूस किया 2009 में कि भैया उन्होंने पॉवर्टी के लिए लाइन को क्रिएट किया। उन्होंने भी शिफ्ट किया कि जो उन्होंने क्या शिफ्ट किया, कैलोरी कंजप्शन से, जो कैलोरी कंजप्शन का बकेट था उससे दे हैव इंक्लूड प्राइवेट हेल्थ, उन्होंने प्राइवेट हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर को भी उसमें क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। तेंदुलकर कमेटी में उन्होंने इसको एस्टिमेट कर लिया। उसके बाद आई रंगराजन कमेटी 2014 में, उन्होंने भी इसके लिए था रूरल अर्बन बकेट बनाए और इस तरीके से उन्होंने कैलोरी रिकमेंडेड किया। उसके बाद नॉन फूड आइटम्स वगैरह को भी इन्होंने मॉडिफाइड फिक्स मिक्स डिफरेंस पीरियड वगैरह को आप देख सकते हो। तो ये सारी कमेटी थी जो अब तक पॉवर्टी लाइन पे हैं, जो कि अब तक काम कर चुकी हैं। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है, या OPHI के द्वारा, या UNDP की सपोर्ट से जो बनाया गया है, ये पार्ट ऑफ ग्लोबल इंडिसाइसिस है जो रिफॉर्म एंड ग्रोथ के लिए काम करता है। ग्रोथ यानी कि ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव का पार्ट है ये एक तरीके से। लेटेस्ट इंडेक्स देखा जाए वो UNDP और OPHI पे बेस्ड था दोस्तों। उसमें कुछ एडिशनल इंडिकेटर इन्होंने ऐड किए। नंबर 1 एंटीनेटल केयर, दूसरा बैंक अकाउंट, और कुछ हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कुछ डायमेंशंस थे। तो ये क्या था, एक तरीके से इन्होंने कंसीडर किया MPI को UNDP, OPHI और कुछ एडिशनल इंडिकेटर के साथ में दोस्तों। इंडिया का जो बेसलाइन रिपोर्ट है, इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल MPI मेजर इज बेस्ड ऑन द रेफरेंस पीरियड ऑफ 2015 एंड 16 ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
तो बेसलाइन रिपोर्ट की बात करें इंडिया की, तो इंडिया का पहला बेसलाइन रिपोर्ट जो था वो क्या था, नेशनल एमपीआई पे। वो बेस था 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दोस्तों। और नीति आयोग का एमपीआई क्राइटेरिया क्या है यहाँ से समझ सकते हो आप, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से समझो। अब डायमेंशंस देखो पहले, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबका वेटेज है 1/3 1/3 1/3। अब 1/3 में भी इंडिकेटर समझो क्या क्या है। ये इंडिकेटर मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों। ये इंडिकेटर्स हैं न्यूट्रिशन, जैसे हेल्थ में 3 इंडिकेटर हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है, दूसरा चाइल्ड एंड एडोसेंट मॉर्टालिटी है, एंटीनेटल केयर है, इसमें 16 112 112 इस तरीके से यहाँ भी देखते हो। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूल, स्कूल अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल कंसीडर होता है, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट और ये सब जो है एंटीनेटल केयर वगैरह को ऐड ऑन किया गया है एडिशनल तरीके से दोस्तों। तो इन सारे मेजर्स के बाद क्या होता है, नीति आयोग एमपीआई क्राइटेरिया को रखता है। अब कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछ सकता है वो। अब की फाइंडिंग क्या है नेशनल एमपीआई से, देखो नेशनल जो एमपीआई है, दे हैव हेड काउंट रेशियो एंड इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूटी एज वेल एज फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट, द मेजर फाइंडिंग्स फ्रॉम इट। नंबर 1 नेशनल एमपीआई अगर देखा जाए एट 0.118 विद रूरल एमपीआई एट 155 एंड अर्बन एमपीआई, ये सारा डेटा देखो, आप डेटा पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, आप नोट बना सकते हो। हाईएस्ट पॉवर्टी स्टेट देख सकते हो, जैसे बिहार नंबर 1 पर है, कितने 51.91% ऑफ द पॉपुलेशन पुअर है वहाँ पर। उसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश है नंबर 1 2 3 पर, नंबर 1 पे बिहार, 2 पे झारखंड, 3 पे उत्तर प्रदेश। लोएस्ट पॉवर्टी स्टेट्स कौन कौन से हैं ये समझो, इनका जो मॉडल है अपनाना चाहिए। लोएस्ट पॉवर्टी इंडेक्स में केरला है नंबर 1 पे, दूसरे पे पांडिचेरी, तीसरे पे लक्षद्वीप। हाउस होल्ड लेवल डिप्रीवेशन ऑन इम्पोर्ट इंडिकेटर्स देख सकते हो। तो हाउस होल्ड जो डिप्राइव हैं, जो वंचित हैं हेल्थ न्यूट्रिशन लेवल से, वो कितना है, इतना 37.6%। तो सारे डेटा आप देख सकते हो कि क्या है, ज़्यादा डेटा याद नहीं रखने, थोड़ा बहुत याद रखना जिससे आप कर पाओ एग्जाम में, मेंस में लिख पाओ। और बेनिफिट्स क्या है नेशनल एमपीआई के, ये समझो। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनका बहुत क्लोज रिलेशन है किसके साथ, एसडीजी के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, बहुत ही क्लोज रिलेशन है। जैसे टारगेट 1.2 ऑफ द 2030 एजेंडा, ये जो पॉवर्टी को क्या करता है, पॉवर्टी के सारे डायमेंशंस को एड्रेस करता है दोस्तों। तो क्या क्या बेनिफिट है ये समझो। नंबर 1 अनेबल द एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस एमंग स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ये डिस्ट्रिक्ट्स को भी कंसिडर करता है, ध्यान रखना। दूसरा हेल्प इन एविडेंस लेड पॉलिसी, हेल्प करता है उन पॉलिसीज़ में, लाइक फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, जो पॉलिसी लग रही हैं अब काम कर रही हैं, कैसे रिड्यूस करना है पॉवर्टी को, उसमें हेल्प करता है। स्ट्रेंथ करता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को, ठीक है। दूसरा एम्पावरिंग पॉलिसी मेकर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स को ताकत देता है, पॉलिसी अच्छे से बनाओ जिससे रिड्यूस हो सकती है पॉवर्टी। इनहेंस इंडियाज कैपेबिलिटी टू रिड्यूस पॉवर्टी, मजबूती प्रदान होती है इंडिया की कैपेबिलिटी के हिसाब से जो पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं। सर्व एज ए पब्लिक पॉलिसी टूल फॉर एन इन्फॉर्म पब्लिक डायलॉग लाइक दैट, स्टेक होल्डर हैं या इंडिविजुअल सिविल सोसाइटी है, तो एज ए पब्लिक पॉलिसी टूल वहाँ पे सर्व करना है, तो इस तरह का सिनेरियो बनता है। तो ये क्या है, एमपीआई जो है नेशनल एमपीआई बेनिफिशियल है हमारे इंडिया के लिए। तो इन जैसे बहुत सारे डायलॉग हैं जो काम करते हैं, सर्व करते हैं, सोसाइटीज़ में काम करते हैं सोसाइटी, जिससे पता चलता है। अब कुछ मेजर्स हैं, मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, क्या क्या मेजर लिए गए हैं। हाउसिंग मेजर देखो, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई दोस्तों, इससे घर मिले, इससे पक्का मकान मिले सबको, सॉरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अर्बन दोनों चलाई गई। हाउसिंग मेजर जिससे गरीबी दूर हो सके, ये एक अच्छा मेजर है। मनरेगा काफ़ी टाइम से चल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है प्रमोट करते हैं स्किल डेवलपमेंट को, यानी ये एम्प्लॉयमेंट मेजर में है। एजुकेशन मेजर क्या क्या है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एडुकेशन है अंडर आर्टिकल 21, और समग्र शिक्षा अभियान ये चलाया गया है, एजुकेशन मेजर है जो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकता है दोस्तों। तो ये एजुकेशन मेजर हो गया दोस्तों। ये हेल्थ मेजर्स हैं, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ नीचे। आयुष्मान भारत के साथ ये था, हेल्थ एंड कंपोनेंट वेलनेस सेंटर बनाए इन्होंने,
PM जन आरोग्य योजना बनाया इन्होंने, सारी चीज़ें की हैं। तो ये मेजर हो गए दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट एंड कुकिंग फ्यूल का देखो क्या है। PM सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना चलाया था इन्होंने, जनधन योजना चलाया, PM उज्ज्वला योजना चलाया इन्होंने, ठीक है। तो ये सारी थी जो बैंक अकाउंट एंड कुकिंग फ्यूल से रिलेटेड थी। दूसरा था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन योजना चली, जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत अभियान के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स थे जो रिड्यूस कर रहे थे पॉवर्टी इन इंडिया में दोस्तों, ठीक है। अब चैलेंज देखो क्या है पॉवर्टी रिडक्शन के, क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो सबसे पहला है कि पैसे की कमी है, लिमिटेशंस ऑफ फंड है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है स्लम्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लम्स आ जाते हैं, रुकावट आ जाती है दोस्तों। जैसे स्लो डाउन हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ में लास्ट फ्यू ईयर्स में, आप देख सकते हो कोरोना की वजह से है, जॉब क्रिएशन में प्रॉब्लम हो गई, इस तरीके से। दूसरा है पुअर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पुअर HRD है ना, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिव पॉवर्टी है, ये सारी चीज़ें हैं। लैक ऑफ क्रेडिट एक्सेस है, लाइक हाई NPA है, यानी हाई NPA की बात करें कि जो नॉन प्रॉफिट एसेट्स होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा है। क्रेडिट एक्सेस ज़्यादा होता है, इसकी कमी होती है दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, लाइक MSME में है, इस सेक्टर में है, ये सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं। कोविड-19 का इम्पैक्ट आप देख सकते हो, स्कीम्स में गैप देख सकते हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिलेटेड हैं दोस्तों। अब इससे कैसे निकला जा सकता है, गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है, ये समझो। देखो सबसे पहले एक्सेलरेट करो इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाओ दोस्तों। अगर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हेल्प करेगी किसमें, स्टेट फंडिंग में इंक्रीज करने में दोस्तों, ठीक है। जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन होगा एम्प्लॉयमेंट का, तो क्या होगा, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। एग्रीकल्चर जो है ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए, अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम होगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक्सेलरेशन होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दो अच्छे तरीके से। और अदर स्टेप है उनको ले सकते हो, जैसे कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में है, जो गैप है स्कीम के में उसे हटा दो। यूनिवर्सल कवरेज को, जो गैप आ रहा है कि वो अच्छे से यूनिवर्सल कवरेज नहीं हो पा रही है स्कीम में, उनको हटा दो। बेटर कोऑर्डिनेशन करो गवर्नमेंट के बीच में, चाहे वो कितनी 3 टियर 2 टियर गवर्नमेंट है। UBI लगा दो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का काम कर लो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। पीरियोडिक एंड अनकंडीशनल कैश पेमेंट, उसको देख लो सारे सिटीजन्स के लिए, लाइक क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम टू सप्लीमेंट द वेलफेयर स्कीम्स। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो यू कैन रिड्यूस द पॉवर्टी, उसको ओवरकम कर सकते हो दोस्तों। तो ये था आपका वे फॉरवर्ड, ये था आपके सजेशंस जो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेंस के आंसर में आप इजीली कोट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल गाइज। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।